नाम पंकज राजशेखर हुआ, संस्था भी बता दें। और मैं ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय सहयोगी। आपने आज ये कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य क्या है? सर, उद्देश्य है कि देश के आईआईटी, आईएम और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय संस्थान और जॉब्स और जहाँ जहाँ जॉब्स हैं वहाँ पर ओबीसी के जो 27% जो रिजर्वेशन है वो फुलफिल ही नहीं है। आपको हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरीके से देश के जो उच्चतर शिक्षक शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे 90% जो है सामान्य श्रेणी से जो पोस्ट है वो भरे गए हैं, और आईआईटीज में तो 97% की स्थिति है बहुत सारी जगहों। हाँ, और ओबीसी का 27% रिजर्वेशन तो 1993 में जो लागू हुआ और उसके बाद 2008 में 2007 में पास हुआ, 8 में जो इम्प्लीमेंट हुआ, जो कि अभी तक 27% लागू नहीं हुआ। और उसके बावजूद भी आए दिन हर जगह खबरों में और बाकी जगह जिनके अंदर रिजर्वेशन फोबिया घुस गया है वो बात कर रहे हैं कि भाई इसका रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू तो उसका होता है ना जो फुलफिल हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, और वो हमारा अपना आपसी मैटर है, वो हम बात भी करेंगे। तो इन्हीं तमाम सारे सवालों को हमने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और हमारे जो साथी सुप्रीम कोर्ट में बड़े शशांक रत्नू जी हैं जो कानूनी सलाहकार भी ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन के, उन्होंने बताया कि ओबीसी का कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पीएमओ से क्या हो गया। हम मुझसे बात कर रहे हैं, आप ये बताइए आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि ओबीसी के जो रिजर्वेशन है, जो फैकल्टी पोजीशन है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पे एटलीस्ट 27% जो अभी मौजूदा जो रिजर्वेशन दिया गया है जो कि इनएडिक्वेट है एज पर द पॉपुलेशन, बिकॉज आपने ईडब्ल्यूएस को उनकी आबादी 9 कुछ परसेंट आपने 10% ऑलरेडी दे दिया, और जनरल का भी जो 40% उधर भी आपने 50% का ओपन रखा हुआ है। तो एटलीस्ट जो अभी मौजूदा आप दिए हैं वो तो बाद में लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारी डिमांड है कि 54% इसको किया जाए, जो कि तमिलनाडु में है और बाकी जगह बिहार ने भी इसको ऑलरेडी पास किया है। तो हमारा ये कहना है कि अभी जो मौजूदा 27% आरक्षण लागू है, कम से कम एटलीस्ट उसको तो फुलफिल किया जाए। ये जो भेदभाव हो रहा है इसके लिए क्या आप प्रेजेंट गवर्नमेंट को मानेंगे या फिर पहले से ये चीज़ें होती आ रही हैं और दोनों ही तरह के जो गवर्नमेंट है दोनों ही जिम्मेदार हैं? मतलब एनडीए से पहले वो लोग भी जिम्मेदार हैं। इसमें हम आज जो यहाँ आगे जो एक संस्थागत तरीके से जो रिजर्वेशन पे प्रहार हो रहा है उसको हमने सामने रखा, और जहाँ तक उसकी जिम्मेदारी या उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, तो जब संस्थागत प्रहार होते हैं तो गुप्त रूप से कई लोग ब्यूरोक्रेसी इसके लिए, और हम कहीं ना कहीं जुडिशरी की लेट लतीफ़ी और ये सब के बाद जो सरकारें हैं उनका कहीं ना कहीं ओबीसी पॉलिटिक्स को लुभाना, वोट की राजनीति करना, और जो सही लाभ है वो नहीं पहुंचाना, मुद्दे को जिंदा रखना, इन तीनों भागों को हम जिम्मेदार अगर इंस्टीट्यूशनल चीजें हैं तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स करने का ना हमारा उद्देश्य है, ना हम किसी को एक पर्टिकुलर पार्टी को इंगित कर रहे हैं, ना पॉइंट आउट कर रहे हैं। दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, बट इट इज अ सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, इनका जो एक तरह से कहा जाए इनके लिए जो सीटें होती हैं जी, तो क्या उनकी जगह पर किसी और को रखा जाता है या खाली है? खाली रह जाएगी। ये मुख्य हमारा प्रश्न यही है कि क्रीमी लेयर के कारण से या रोस्टर सिस्टम से कहीं ना कहीं खाली रखा जा रहा है और कंटिन्यूस खाली रखा जा रहा है, और इसमें मतलब एक नहीं हजारों प्रूफ्स हैं, फाइल्स हैं। आज भी रिजर्वेशन भरा हुआ नहीं है ओबीसी का, इतने वर्षों के बावजूद भी 27% पूरा नहीं भरा हुआ। ग्रुप ए में तो ये ऑलमोस्ट नगण्य है, ये 10 से 11%। जो आईआईटी, आईएम की जो मैंने बात की और केंद्रीय विश्वविद्यालय की, वहाँ पे आपको आए दिन जो रिजर्व कैटेगरी पोस्ट निकाली जाती है, इंटरव्यू कराया जाता है, सारा नाटक होता है। उसके बाद एक लाइन लिख दिया जाता है एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट। तो इस तरीके से ये जो बोलते हैं ना इंस्टीट्यूशनल किलिंग्स, तो ये इंस्टीट्यूशनल किलिंग्स, और इसके लिए हम किसको ब्लेम करें? उसके लिए डिफाइन वो कर्टेंस डाले गए हैं, वो डिफाइन नहीं कर सकते ना। जब मास लेवल पे चीजें होती हैं तो फिर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द एग्जीक्यूटिव, जो सरकार में बैठे लोग हैं, और सबसे पहले ब्यूरोक्रेटिक जो तंत्र है क्योंकि उनके हाथ में इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद जब इसको प्रश्न इस पर उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंटेरियंस को, एमपीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को और जुडिशरी को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ना कि लेट लतीफी का। उसके कारण ये इशू जिंदा रहता है। बहुत सरल है इसको समझना, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको समझना। मनसा नहीं है लोगों की समझने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए एमपीज ने शायद कुछ लेटर भी लिखे, बहुत लेटर्स लिखे हैं इस पर, पार्लियामेंट्री
कमेटी की रिपोर्ट है पूरी, ओबीसी कमेटी की रिपोर्ट है इस पे। हमने कई जगह जुडिशरी में इसमें केसेस किए हैं और मल्टीपल केसेस इस पे पेंडिंग है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ रही है जब बिल्कुल झूठे एफिडेविट और जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई जमीन की हम दो भाई लड़ाई लड़ रहे हो, न कि सरकार के खिलाफ केस हो, तो वहाँ बड़ी दिक्कत आ रही है। हमारे पास पेपर नहीं है, चैनल नहीं है, लेकिन सेलफोन है। उतना ताकत है हमारे को एक सेल खरीद करने के लिए। मैं बता रहा हूँ ये देश की नेता को, रिसेंटली हम हराया उनको, एक राजा को इन हैदराबाद तेलंगाना में। वो रोज जाके फार्म हाउस में सो रहे, वो सेलफोन से इस्तेमाल करके उनको घर को भिजाया। तो पूरा देश आपने देखा कि किस तरीके से तमिलनाडु से, केरल से, तेलंगाना से, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, हर जगह से लोग आए और कॉन्फ्रेंस को आपने देखा ही किस तरीके से सभी संबोधित किया। आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।